हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इस चैनल में हम जो भी लाइफ साइंसेस में टॉपिक्स आते हैं उन्हें पढ़ेंगे, और ये फर्स्ट वीडियो है और आज से स्टार्ट होगा जेनेटिक्स। तो हम जेनेटिक्स के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ के उसको कवर करेंगे, और आप सब भी ध्यान से पढ़ना, और कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट में मुझे बताना, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे सॉल्व करके आपको बताऊँ। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट में लिख देना। तो हम जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले आज की क्लास में हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं जेनेटिक्स क्या होता है, उसका जो टर्म है वो किसने दिया था, है ना। तो जो जेनेटिक्स का जो टर्म है ये दिया था विलियम बेटसन ने। विलियम बेटसन ने। और ये कब दिया था? ये दिया था 1905 में। ठीक है। अब जेनेटिक्स होता क्या है, हम कलर चेंज करते हैं, वाइट। ओके। जेनेटिक्स होता क्या है? तो जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच of biology which deals with the study of genetic variations, genes. What is genes? It is unit of genetics, we can say. And heredity. What is heredity? It is the transmission of traits. ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या होता है? ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है जो कि डील करता है किसकी स्टडी से? जेनेटिक वेरिएशंस, जीन्स और हेरिडिटी की स्टडी से। ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि ओह आई एम सॉरी, जेनेटिक वेरिएशन, जीन्स और हेरिडिटी, इसकी स्टडी से। अब जीन्स क्या होते हैं? ये यूनिट ऑफ जेनेटिक्स है। और वेयर इज़ दिस, हाँ। तो जीन्स ये भी होते हैं कि ये जो डीएनए है उसके छोटे स्मॉल पार्ट को हम जीन कहते हैं, जो कि एमआरएनए कोड करता है, जो कि प्रोटीन कोड करता है ना। तो ये सब हम बाद में अच्छे से समझेंगे। और हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है जब आपका जो ट्रेड्स है, आपके जो कैरेक्टर्स है वो पास होते वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, अनदर जनरेशन। ओके। तो उसे कहते हैं हम हेरिडिटी। ठीक है। अब ना कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैं बताती हूँ, रुको। कौन सी चीज़ें किसने प्रपोज करी है? तो हम इसमें लिखेंगे प्रपोज्ड बाय, और फिर एक एक करके पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आई थी वेपर थ्योरी। वेपर थ्योरी। अब वेपर थ्योरी किसने प्रपोज की थी? इसे की थी, ओह सॉरी, पाइथागोरस ने। ठीक है। अब वेपर थ्योरी में होता क्या है? वेपर थ्योरी में पाइथागोरस ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था जितने भी हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं वो आते हैं चाइल्ड के फादर से। मतलब कि ये फादर है तो इसके पास जितने भी हेरिडिटरी मटेरियल है वो जाएंगे चाइल्ड में। मतलब कोई भी बच्चा है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, तो उससे उसमें जितने भी हेरिडिटरी मटीरियल्स आए हैं वो आते हैं फादर से। ये कहा था पाइथागोरस ने, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम सब जानते हैं कि बोथ पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है।
तो ये था वेपर थ्योरी में। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो मदर होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लोकेशन प्रोवाइड करती है नरिशमेंट के लिए, और फादर है वो सारा जीन्स और सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सब सिर्फ फादर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। देन सेकंड थ्योरी जो थी वो थी फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी प्रपोज की थी एम्पिडोकल्स वटेवर। तो फ्लूइड थ्योरी में क्या होता है? फ्लूइड थ्योरी में उन्होंने ये कहा था कि जो एम्ब्रियो है वो रिज़ल्ट होता है मिक्सिंग से मेल और फीमेल हेरिडिटरी मटेरियल के, जो कि सेक्सुअल फ्लूइड सीमन में पाया जाता है। जो सीमन है सेक्सुअल फ्लूइड, उसमें मेल और फीमेल दोनों हेरिडिटरी मटेरियल्स होते हैं, और मेल हेरिडिटरी मटेरियल होता है और उसमें मिक्स होता है फीमेल हेरिडिटरी मटेरियल, और ये जाता है बनाता है एक एम्ब्रियो। ये कहा था फ्लूइड थ्योरी में एम्पेडोकल्स ने, एम्पेडोकल्स जो भी है। अब नेक्स्ट है थर्ड, मैग्नेटिक पावर थ्योरी। मैग्नेटिक पावर थ्योरी। अब मैग्नेटिक पावर थ्योरी किसने प्रपोज की थी? ये की थी विलियम हार्वे ने। और इसमें क्या कहा था उन्होंने ये कहा था मैग्नेटिक पावर थ्योरी में कि जितने भी एनिमल्स हैं वो फॉर्म होते हैं एग से, और जो सीमन है वो एग को स्टिमुलस देता है, स्टिमुलस प्रोवाइड करता है। मतलब कि ये एक फीमेल एग है और इससे एक ऑर्गेनिज्म जो भी एनिमल्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, और जो सीमन का काम और जो सीमन जो कि मेल से आता है उसका काम होता है इस फीमेल में जो एग है उसको स्टिमुलेट करने का, और वो स्टिमुलेट होके फिर एक एम्ब्रियो बनाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। इसे दी थी 1679 में जॉन स्वामरडम ने। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें उन्होंने सिंपली ये कह दिया था कि स्पर्म और एग में फुली फॉर्म्ड पहले से एक फुली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म है, और ये उस स्पर्म में होता है, बस इसका इनलार्जमेंट हो जाता है तो एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, जो कि एक फालतू की बात है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब नेक्स्ट है एपिजेनेसिस थ्योरी। मैं एक काम करती हूँ, सारा लिख देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। अब नेक्स्ट आता है एपिजेनेसिस थ्योरी। ये दी थी C.F. वोल्फ और वॉन बेयर ने। अब इसमें क्या हुआ था? उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले अनफॉर्म्ड होता है, अनफॉर्म्ड मटेरियल होता है, उससे वो स्टार्ट होता है डेवलप होना और स्लोली प्रोग्रेस करके बनता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। मतलब कि यहाँ पे एक अनऑर्गेनाइज्ड सेल मास है, वो डिफ्रेंशिएट हुए और बना दिया ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म पूरा। ठीक है। मतलब इस सेल मास ने ये पूरा बना दिया, ये कहा था एपिजेनेसिस थ्योरी में। ठीक है। उसके बाद आया पार्टिकुलेट थ्योरी। ये दिया था मॉपर्टियस जो भी है। अब इसमें ये कहा था कि जो सीमेन है
वो प्रोड्यूस करते हैं बोथ पेरेंट्स, और इसमें टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये टाइनी पार्टिकल्स कंटेन करते हैं, और इन्हीं टाइनी पार्टिकल से एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है। इन्होंने ये सिंपली कह दिया था कि दोनों ने सीमेन प्रोड्यूस किया है जिसमें टाइनी पार्टिकल्स है, और इस टाइनी पार्टिकल से एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया। अब नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये दिया था जीन बैप्टिस्ट ने। अब थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में इन्होंने ये कहा था कि जो कैरेक्टर्स है वो एक्वायर करते हैं ऑर्गेनिज्म उसकी लाइफ टाइम में, और ये जो नए ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें भी पास ऑन की जा सकती है। मतलब जो भी कैरेक्टर्स लाइफ टाइम में जो भी इंडिविजुअल है उसने एक्वायर करे हैं वो पास ऑन होगी उसके इन ऑफस्प्रिंग्स में, ये उन्होंने कहा था। और उसके बाद आया थ्योरी ऑफ पैन जीन्स। थ्योरी ऑफ पैन जीन्स जो कि दी थी चार्ल्स डार्विन ने, सुना सुना सा नाम लग रहा है ना। थ्योरी ऑफ पैन जीन्स में ये कहा था कि all the cells in an organism are capable of shedding minute particles, और उन माइन्यूट पार्टिकल्स को कहा था जेम्यूल्स या पैन जीन्स। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है, उनके जितने भी सेल्स है वो कैपेबल होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स शेड करने के, और ये पार्टिकल्स होते हैं जेम्यूल्स या पैन जीन्स, और ये एग्रीगेट बनाते हैं, मतलब ये जाते हैं ऐसे एग्रीगेट होते हैं गोनैड्स में। गोनैड्स मतलब वही स्पर्म या ओवम, ठीक है। और फिर ये जो जाते हैं साथ में और प्रोड्यूस करते हैं एक ऑफस्प्रिंग। मतलब कि उन्होंने ये कह दिया था डायरेक्ट कि एक ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल्स हैं उनमें छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और वो एक्यूमुलेट होते हैं और जाते हैं गोनैड्स में, और उस गोनैड्स में उनका एग्रीगेशन होता है और वो ट्रांसमिट हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। अब आया जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी ऑगस्ट वीजमन ने, और उन्होंने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो बनते हैं दो टाइप्स के सेल्स से, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। तो जो भी कैरेक्टर्स है वो ट्रांसमिट होते हैं जर्म सेल से और ना कि सोमैटिक सेल से, जो कि सही था, है ना। हमारे पास जो भी कैरेक्टर्स आते हैं वो आते हैं जर्म सेल से, ना कि सोमैटिक सेल से, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ वरना आप कंफ्यूज हो गए। ये सारे नोट्स मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगी, इफ़ यू वांट यू कैन गो देयर एंड यूज़ इट फॉर फ्री, ओके। उसके बाद आया म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये दिया था ह्यूगो, ये मैंने क्या लिख दिया, ह्यूगो डिवरीज ने। अब इन्होंने क्या कहा था, जितने भी न्यू स्पीशीज़ है वो फॉर्म होते सडन और अनएक्सपेक्टेड इमरजेंस से। किस चीज़ की इमरजेंस से? वो होते हैं ट्रेट्स की इमरजेंस से, ठीक है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इनमें सडनली कोई ट्रेट आ गया या सडनली कोई अल्ट्रेशन हो गया उनकी कैरेक्टर्स में, तो उसके बाद हो जाता है उनका न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन। और ये होता भी है, ये होता है कब? ये होता है म्यूटेशन के बाद। जब म्यूटेशन हो जाता है तो सडनली एक ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ जाते हैं, तो उसके बाद हो सकता है उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें भी वो चेंजेस दिखाई दे, और धीरे धीरे करके वो चेंजेस एक्यूमुलेट होके एक न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन कर दे। तो ये उनकी थ्योरी में उन्होंने ऐसा कहा था। तो जो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है उसको हम सॉल्टेशन कहते हैं। इसको मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है ना। सॉल्टेशन कहलाता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ओके। ये इम्पॉर्टेंट होता है तो इसको याद रखना। अब इसके बाद हमारी ऑलमोस्ट हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। अब छोटे छोटे ऐसे नाम हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, विल्हेम जोहानसन
ने दिया था टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, और फिर ऑस्कर हर्टविग ने क्रोमैटिन की डिस्कवरी की थी और उसे कहा था हेरिडिटरी सब्सटेंस। ओके, उसके बाद आए नहीं, मतलब ये सब हमें पता होना चाहिए। ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन शर्मक, इन तीनों ने मिलके हम इंडिपेंडेंटली कहेंगे इसको, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया था क्या, मेंडल के वर्क को। 1900s में किया था इन लोगों ने, मतलब इन लोगों ने अपना अपना इंडिपेंडेंटली, इसकी भी बात होगी आगे जाके, मतलब इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट काम किया, इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट काम किया, इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट काम किया और फिर रीडिस्कवर किया मेंडल के काम को। ठीक है, अब लास्टली हमें पता होना चाहिए टी.एच. मॉर्गन के बारे में। अब टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया था पता ही होगा आप लोगों को, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे काम किया था। ओके, इसके साथ हमारा हिस्ट्री ख़त्म हो जाता है, हमें और कुछ जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत ये सब कि एंटन वॉन ल्यूवेनहुक इन्होंने क्या किया था और वॉन बेयर ने क्या किया था। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा कलर लें हम, ग्रीन। मेंडल के काम को ग्रीन से दिखाएंगे क्या? ओह, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स किसने दिया था, कोई बता सकता है? ओके, दैट वाज नॉट इवन अ जोक, बट उनका पूरा नाम हमें पता होना चाहिए। उनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉहन मेंडल, और इन्होंने किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था तो वो भी हमें पता होना चाहिए। उन्होंने किया था पी प्लांट पर, जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं पाइसम सटाइवम। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कब किया था? ये किया था 1856। और ये चीज़ ना इम्पोर्टेंट होती है, कुछ जो डेट्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें से ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और अगर हम लिख कर आते हैं इसको अपने अलग से तो अलग ही इम्प्रेशंस जमते हैं। ओके, तो 1856 टू 1863 उन्होंने ये काम किया था। बताओ कितने साल? 7 ईयर्स। ठीक है, उनका काम था 7 ईयर्स का। अब उन्होंने कैसे छोट पतला है थिकनेस, ओके गुड। उन्होंने जो पी प्लांट लिया था उसके कैरेक्टर्स भी चूज़ किए थे, है ना? तो मेंडल सिलेक्टेड
फॉलोइंग कैरेक्टर्स। वैसे मुझे पता है आप लोगों को पता ही होगा वो कैरेक्टर्स के नेम, बट स्टिल। फर्स्ट था सीड शेप, और सीड कैसी होनी चाहिए? राइप्ड होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। तो ये हो सकती है राउंड एंड रिंकल्ड। उन्होंने ये दोनों चूज़ किए थे, राउंड और रिंकल्ड। दूसरा कैरेक्टर उन्होंने चूज़ किया था वो था सीड कोट कलर। ये कौन सा हो सकता था? वाइट, ग्रे, ब्राउन एट्सेट्रा। तीसरा उन्होंने क्या किया था? कलर ऑफ सीड एंड कॉटिलिडन्स। ये कौन से कलर्स के होते हैं? येलो एंड ग्रीन। ये उन्होंने चूज़ किए थे, ठीक है। फोर्थ उन्होंने चूज़ किया कैरेक्टर फ्लावर कलर। फ्लावर कलर कौन से? अपने फेवरेट नहीं बताने, वाइट एंड वायलेट। वैसे वायलेट फेवरेट हो सकता है किसी का। फिफ्थ राइप पॉड शेप। ये कैसा हो सकता है? इन्फ्लेटेड एंड रिंकल्ड। मतलब उसमें रिंकल्स है या नहीं, या फिर जस्ट इन्फ्लेटेड है वो, कोई रिंकल्स नहीं है उसमें, ठीक है। सिक्स्थ उन्होंने जो कैरेक्टर चूज़ किया था वो था अनराइप्ड पॉड कलर। वो क्या हो सकते थे? येलो और ग्रीन। उन्होंने ये चूज़ किया था। सेवेंथ उन्होंने किया फ्लावर पोजीशन। फ्लावर कहाँ पे उग रहा है? या एक्शियल पोजीशन पे उग रहा है या टर्मिनल पोजीशन पे उग रहा है, ठीक है। टर्मिनली उग रहा है या एक्शियली उग रहा है। इस कैरेक्टर को उन्होंने चूज़ किया जिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और एट्थ है लेंथ ऑफ स्टेम। लेंथ क्या क्या हो सकती है? टॉल एंड डॉर्फ। वैसे हम जितनी भी पढ़ते हैं क्रॉस वगैरह, तो हम ज़्यादातर इसी में करते हैं, इजीली समझ में आ जाता है इसलिए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है ना। तो इनके मैं डेफिनेशंस लिख देती हूँ। अब ये शॉर्टली मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, तो मैं समझा देती हूँ। होमोजाइगस क्या होता है? जैसे कोई हमने अलील ले लिया, ठीक है। अलील लिया है, जैसे हमने लिया है टॉल के लिए तो कैपिटल टी लिया है, और डॉर्फ के लिए स्मॉल टी लिया है, ठीक है। तो अगर एक इंसान में दो यूजुअली कैरेक्टर्स के अलील्स होते हैं, है ना, तो अगर ये दोनों ही पोजीशन पे सेम आइडेंटिकल अलील्स है, जैसे कि टॉल और टॉल, या डॉर्फ, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस। मतलब कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, है ना, कि वो ऑर्गेनिज्म इस जीन के लिए होमोजाइगस है, हम ऐसा कहेंगे, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस, कि उसके पास दोनों जो अलील्स है वो आइडेंटिकल है। वैसे ही उसका वाइसा वर्सा होता है हेट्रोजाइगस। हेटेरो क्या होता है? अलग, डिफरेंट। तो एक जीन है, उसके पास डिफरेंट अलील्स है, मतलब एक पोजीशन पे टॉल है और एक पोजीशन पे डॉर्फ है, तो इसको कहेंगे हम हेट्रोजाइगस। मतलब कि इस जीन के लिए, जीन क्या था बताओ? जीन क्या था? जल्दी 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 जल्दी। जीन था लेंथ, ठीक है। इस कैरेक्टर के लिए, मतलब इस जीन के लिए जो उसका अलील था लेंथ के लिए, तो उसके पास टॉल का भी था अलील और डॉर्फ का भी था, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। बहुत ही ईजी है, बस समझना है हमें,
कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है। अब मेंडल के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा कि मेंडल ने यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को क्या कहा था। किसी को पता है? कोई बता सकता है? अगर पता है तो कमेंट्स में लिख सकते हो तुम लोग। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ, ठीक है? बताओ क्या कहा था, और इसको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी इसका आंसर। जब तक तुम लोग कमेंट में लिख सकते हो अगर तुम्हें पता है तो, ठीक है? अब तुम्हें ये डोमिनेंसी और रिसेसिव वगैरह का भी ज्ञान होगा, पर मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ क्या होता है। जैसे कोई कैरेक्टर है, अगर वो डोमिनेंट है, ऑफ कोर्स डोमिनेंट अगर कोई होता है तो वो डोमिनेंट ही होता है फिर। तो अगर वो डोमिनेंट है तो वो अपने आप को शो करेगा, और जो रिसेसिव वाला है उसको दबा देगा। जैसे कि टॉल टॉल का जो कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है? और जो डॉर्फ का कैरेक्टर होता है वो होता है रिसेसिव। अब जब टॉल वाले का जो कैरेक्टर है वो अगर डॉर्फ वाले के साथ आ जाता है तो जो ऑफस्प्रिंग है वो शो करेगी किसकी, बताओ? टॉल का कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट है तो उसने रिसेसिव वाले को ढक दिया और ख़ुद को एक्सप्रेस किया। रिसेसिव वाले को उसने एक्सप्रेस नहीं होने दिया, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। और जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं डरपोक। वो चुप हो जाते हैं। अगर डोमिनेंट वाले आते हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, छुप जाते हैं, ठीक है? अब वैसे तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि हम आगे चल के कुछ और भी पढ़ेंगे जिसमें ये होगा कि रिसेसिव वाले भी डोमिनेंट को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे जब साथ में है यूनिटी। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो भी है ध्यान से पढ़ते हुए चलना। जो भी क्वेरी है पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगी। बाकी क्या हम आज इतने में छोड़ दें? शायद हमने काफ़ी पढ़ लिया है। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स का हमने इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में आगे और क्या है, जिसमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आएंगे, और जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद जो चार्ट्स बनाए थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, मोनो हाइब्रिड, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? इसी के साथ हम विदा करते हैं इस वीडियो के लिए। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अच्छे से पढ़ो, और जो भी क्वेरी है ज़रूर पूछो, ठीक है? बाय।